इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल में स्वागत करता हूं दोस्त। आज की जो ये क्लास होने वाली है ये आपकी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला से संबंधित होगी और महत्वपूर्ण श्रृंखला जो क्वेश्चंस की होने वाली है वो पीजीटी एजुकेशन से संबंधित होगी। इस श्रृंखला में हम लोग देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको भी हम लोग देखेंगे, साथ ही साथ जिन क्वेश्चंस के आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है उन प्रश्नों की भी चर्चा हम लोग समय समय पर करेंगे। ठीक है, चलिए देर ना करते हुए अभी सबसे पहले आप लोगों का काम है कि इस वीडियो को जितना आप शेयर कर सकते हैं उतना आप शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए और सभी लोग इस क्लास को ज्वाइन कर सके। पीजीटी एजुकेशन की जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो होगा और ये बहुत अच्छी क्लास होने वाली है। चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं दोस्त। यहां पे सबसे पहली चीज, चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन नंबर 1 नजर आ रहा है। सबसे पहले आप लोग क्लियर कर दीजिए कि आपको साउंड क्लियर है और आपको वॉइस मेरी क्लियर है और मैं आपको सही से दिख रहा हूं, स्क्रीन सही से दिख रही है। जल्दी से आप पहले चैट करके एक बार बता दें फटाक से। गुड इवनिंग आप सभी लोगों को, गुड इवनिंग। चलिए एक बार जल्दी से क्लियर करा दीजिए कि आप लोगों को सारी चीजें एकदम क्लियर हैं, अच्छे से दिख रहा है सब कुछ, आवाज जा रही है। चलिए ओके, आवाज जा रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्या है, वास्तविक क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्त यहां पे कि वास्तविक कार्यकर्ता द्वारा अपनी कार्य पद्धति में सुधार लाने हेतु किया गया अनुसंधान है। ऐतिहासिक अनुसंधान है, ऐतिहासिक अनुसंधान है, सर्वेक्षण अनुसंधान है, प्रयोगात्मक अनुसंधान है या क्रियात्मक अनुसंधान है। जल्दी से आप कमेंट करके बताएंगे। अभी जो है करीब करीब 10-11 लोग लाइव हो चुके हैं। आप एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं वो लोग जुड़ सके। जल्दी से आप शेयर कर दीजिए इसको। चलिए हम लोग देखते हैं, एक एक प्रश्न को करते हुए आगे बढ़ते हैं कि वास्तविक कार्यकर्ता द्वारा अपनी कार्य पद्धति में। तो दोस्त यहां पे बात कर रहा है कि वास्तविक कार्यकर्ता यानी आप या मैं या कोई भी व्यक्ति जो क्या करना चाहता है, अपनी कार्य पद्धति में, अपनी स्वयं की कार्य पद्धति में सुधार करना चाहता है। इसके लिए कौन से अनुसंधान करेगा? तो दोस्त अगर अपने आप में सुधार लाना है, जैसे हमको अपनी टीचिंग मेथड में सुधार लेके आना है, तो टीचिंग मेथड में सुधार लाने के लिए हम हिस्टोरिकल रिसर्च तो नहीं करेंगे। हिस्टोरिकल रिसर्च में जब हम हिस्टोरिकल रिसर्च करते हैं यानी ऐतिहासिक अनुसंधान करते हैं तो इसमें क्या था, क्यों था आदि से संबंधित प्रश्नों की बात करते हैं। ठीक है, क्या था, क्यों था इत्यादि प्रश्नों की बात करते हैं। और जब हम सर्वेक्षण अनुसंधान की बात करते हैं तो ये जो सर्वेक्षण अनुसंधान होता है दोस्त वो क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का, वर्णनात्मक रिसर्च का एक भाग है। आपका वर्णनात्मक रिसर्च का या वर्णनात्मक अनुसंधान का यह एक भाग होता है और यह कहता है कि वर्तमान में क्या हो रहा है, वर्तमान में जो वास्तविक परिदृश्य है, वर्तमान का जो परिदृश्य है उसमें क्या हो रहा है। ठीक है, तो यानी ये भी जो है आपके तात्कालिक समस्या से संबंधित नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अगला है प्रयोगात्मक अनुसंधान। तो प्रयोगात्मक अनुसंधान में दोस्त क्या होता है, प्रयोगात्मक अनुसंधान में आप क्या करते हो, आप करते हो किन्हीं 2 चरों में मैनिपुलेशन इसमें होता है। आपका क्या होता है, इसमें मैनिपुलेशन होता है। तो यहां पर भी किन्हीं 2 चरों की बात नहीं की गई है, 2 या 2 से अधिक चरों की बात कहीं पर भी नहीं की गई है, तो मैनिपुलेशन की बात तो कहीं पर आती ही नहीं है, तो यह भी गलत हो जाएगा दोस्त। यहां पर जो सही होगा आपका क्रियात्मक अनुसंधान यानी एक्शन रिसर्च वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्यों एक्शन रिसर्च सही हो जाएगा, क्योंकि एक्शन रिसर्च आपका ये जो है क्रियात्मक अनुसंधान होता है वो होता है आपका तात्कालिक समस्या को लेकर के, जो आपके वर्तमान की जो समस्या होती है, आपकी खुद की इंडिविजुअल की जो प्रॉब्लम होती है, अगर वह उस समस्या का समाधान करना चाहता है और इमीडिएट सॉल्यूशन प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए जो अनुसंधान किया जाता है वो होता है आपका क्या, वो होता है आपका क्रियात्मक अनुसंधान दोस्त। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अच्छा, कितनी राकेश कुमार गुप्ता जी ये एप्लीकेशन पर आप देखिए, चंद्रा इंस्टीट्यूट का
ऑनलाइन जो ऐप है, आप प्ले स्टोर पर जाइए, चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद लिखिएगा, आपको वहां पर एप्लीकेशन मिल जाएगा। आप वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा, वहां से फिर उस एप्लीकेशन में जाकर के अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो आपको पसंद हो वो आप बना लीजिएगा। इसके बाद आप कोर्स में चले जाइएगा, सेकंड ऑप्शन कोर्स का होगा, उस कोर्स में जाइएगा। कोर्स में जाकर के आपको पीजीटी एजुकेशन वाला सेक्शन सेलेक्ट करना है और वहां पर जाकर के आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और वहीं पर आपको सिलेक्ट करना है फी पेमेंट वगैरह करने के लिए। ठीक है, चलिए, आपको डिस्काउंट भी अभी शायद कुछ दिया जा रहा है तो आप उसको भी वहीं से प्राप्त कर सकते हो। ओके, बाकी अगर कोई और इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगी तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको जो जानकारी मुझे है वो मैं आपको तुरंत प्रदान कर दूंगा। जो चीजें नहीं पता है वो हम आपको कल के वीडियो में बता देंगे। ठीक है, चलिए दोस्त, यहां पर जो पहला क्वेश्चन समझ में आ रहा है वो एकदम सही है। बहुत सारे लोग जो है बता भी रहे हैं कि डी है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, सही होगा दोस्त, यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 का डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, ये है, क्या कह रहा है, अधिगम की दक्षता का मूल्यांकन किया जाता है। अधिगम की दक्षता का मूल्यांकन किया जाता है प्रतिमान संदर्भित परीक्षण द्वारा, कसौटी संदर्भित परीक्षण द्वारा, अंक वितरण द्वारा, अंक मापन द्वारा। जल्दी से बताइए इसका क्या होगा। आप लोग अपने माइंड में सोच सकते हैं, इसका हम लोग देखते हैं क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है मेरे भाई। चलिए, ओके, चलिए देखते हैं यहां पर जो आपका क्या होगा सही। अधिगम की दक्षता की बात कर रहा है दोस्त। यहां पे अधिगम की दक्षता का मतलब क्या हुआ कि आपने किसी व्यक्ति को कुछ सिखाया। जैसे मान लीजिए कि आपने अपने दादा को या पापा को मोबाइल चलाना सिखाया। मोबाइल चलाना सिखाने के बाद उन्होंने कितना सीखा है, उसके लिए आप कौन सा क्या उठाएंगे, जो परीक्षण है, कौन से परीक्षण का आप प्रयोग करेंगे। तो यानी आप जो है यहां पे जो सीधे सीधे कह रहा है क्राइटेरियन सीआरटी का प्रयोग करेंगे, क्राइटेरियन रिसर्च टेस्ट, या फिर आप एनआरटी का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? तो दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका क्या, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, यानी क्राइटेरिया। इसका मतलब सीधे सीधे कसौटी संदर्भित परीक्षण जो होता है वो आपका क्या होता है, एक तरीके से आपको मानक, पहले से आप इसमें कुछ भी तय नहीं किए होते हैं। आप जो है जैसा रिजल्ट आता है उसके आधार पर जब रैंकिंग वगैरह करने की बात आती है, आप जब ये करते हो, एक बार आपने उनको कुछ सिखा दिया, इसके बाद जब आप उसका मूल्यांकन करते हो, उसके लिए जो आप प्रयोग करोगे, जो आप टेस्ट प्रयोग करोगे वो होगा आपका क्या, एनआरटी, यानी आपका कसौटी संदर्भित परीक्षण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है, बालक से है दोस्त, पढ़ाने और सीखने से है, चेतना से है, शिक्षक से है, किससे है? चलिए बहुत गजब का प्रश्न है दोस्त। यहां पे शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है। तो दोस्त अगर यहां पर मनोविज्ञान होता, अगर यहां पर देखिए दो बातें आ रही हैं आपके सामने, एक आ रही है शिक्षा और दूसरी आ रही है मनोविज्ञान। जब शिक्षा मनोविज्ञान की बात करते हैं तो आप स्टार्टिंग से देख लीजिए, बालक का जब हम अध्ययन करेंगे या बालक के बारे में जब हम कोई बात करेंगे तो उसकी बात आपके शिक्षा में भी आएगी, शिक्षा मनोविज्ञान में भी आएगी। लेकिन वो रिलेवेंट आंसर होगा या नहीं होगा वो आपके सारे ऑप्शन को देखने के बाद पता चलेगा। ठीक है, नेहा सिंह टेक्नोलॉजीज, ठीक है ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आपके नाम लेंगे, आप बने रहिए। चलिए शर्मा, कविता शर्मा, 3 का ए बोल रहे हैं। चले 3 का 1, बालक से। तो दोस्त ये एकदम गलत है। जो लोग भी ए सेलेक्ट कर रहे हैं कि ए सही है, बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों नहीं सही है ये देखिएगा। ठीक है, बालक से, इसके बाद चेतना से। तो दोस्त चेतना से भी सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान किससे संबंधित है आपका, पढ़ाने और सीखने से। जब हम शिक्षा मनोविज्ञान की बात करते हैं दोस्त तो क्या होता है यहां पे, शिक्षा मनोविज्ञान की जब हम बात करते हैं तो यहां पे सीधे सीधे होता है, शिक्षा क्या कहती है या मनोविज्ञान क्या कहता है, शिक्षा क्या कहती है, शिक्षा कहती है सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है।
शिक्षा एक स्वोद्देश्य प्रक्रिया है, जो ये स्वोद्देश्य सीखने सिखाने की प्रक्रिया है। हम बहुत सारे अलग अलग टर्म्स में शिक्षा को डिफाइन करते हैं, उसी में एक डायमेंशन आता है, शिक्षा जो है सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को माना जाता है। तो यहां पर शिक्षा को अलग अगर मान लेते हैं, मनोविज्ञान क्या होता है, व्यवहार का विज्ञान होता है दोस्त यहां पे। तो आप जब पढ़ाएंगे और जब आप सिखाएंगे तब आप मनोविज्ञान का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए जो यहां पे करेक्ट आंसर होगा वो आपका सेकंड हो जाएगा। चेतना केवल मनोविज्ञान से संबंधित है, आपका शिक्षक जो है आपके किससे संबंधित है, आपके शिक्षा से संबंधित ही आ जाता है। तो जब हम शिक्षा मनोविज्ञान की बात करें, सबसे रिलेवेंट जो आंसर होगा दोस्त, ये भी आपको सही लग सकता है, लेकिन इससे ज्यादा रिलेवेंट आंसर आपका ये है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, तीसरा का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, चलिए ये इससे तो आप लोग बहुत परिचित होंगे, बहुत ज्यादा आप लोग परिचित होंगे इससे। चलिए यहां पे क्या कह रहा है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह कथन है रम्सफील्ड का, ए.ई. किलपैट्रिक का, सॉरी ये गलत थोड़ा हो गया है, किल हो जाएगा, ठीक है, किलपैट्रिक का, सिम्पसन का या स्टेनले हॉल का। जल्दी से, इससे आसान तो प्रश्न हो ही नहीं सकता। चलिए देखते हैं आपके कमेंट्स, देखते हैं। राकेश कुमार गुप्ता जी, देखिए आप लोग एक चीज ध्यान रखिए कि नोटिफिकेशन का वेट मत करिए, तैयारी शुरू कर दीजिए। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, कहते हैं ना कि परीक्षा से पूर्व की गई तैयारी ही परीक्षा में काम आती है। जब आप परीक्षा से पूर्व तैयारी करेंगे तो आपको परीक्षा का टाइम काम आएगी, लेकिन अगर आप परीक्षा से पूर्व तैयारी नहीं करते हैं तो आपको क्या हो जाएगा, समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप जो है पहले से प्रिपेयर रहिए, नोटिफिकेशन चाहे जब आए। कविता शर्मा कह रही है 4 का डी, राकेश कुमार गुप्ता जी कह रहे हैं 4 का डी, अभिषेक कुमार जी कह रहे हैं डी। चलिए देख लेते हैं दोस्त, एक बार आप जो है इसको शेयर कर दीजिए अपने हैंडल से, क्योंकि आप जो लोग भी जुड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं आप पीजीटी एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप दोस्त आप एक बार जो है इसको शेयर कर दीजिए। आपके जितने जानने वाले हैं, जो लोग भी, चाहे वो एमए एजुकेशन किए हों, चाहे वो एमएड किए हों या किसी अदर फील्ड के हों, जो भी एजुकेशन से संबंधित हों, आप उनके साथ इसको एक बार प्लीज शेयर कर दीजिए, ताकि संख्या को बढ़ाया जा सके और सभी लोगों को ये सारी बातें पता चल पाए। चलिए नेहा सिंह कह रही हैं 4 का डी। सूरज शुक्ला जी, इसमें कैसे हो पाएगी आपकी इनकी। चलिए क्या हो रहा है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष एवं तनाव को सबसे अच्छा सभी लोगों ने जो आंसर किया है दोस्त वो एकदम सही किया है। स्टेनले हॉल का है ये कथन। किसका है, स्टेनले हॉल का है। इसमें हम लोग बहुत ज्यादा समय व्यतीत नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर पर आएंगे। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था, यह कहा है स्टेनले हॉल ने, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जब रागात्मक प्रकृति का वेग बढ़ जाता है तभी संवेग की उत्पत्ति होती है। यह कथन है रॉस का, वुडवर्थ का, गेट्स एवं अन्य का, वैलेंटाइन का। किसका है दोस्त, चलिए 4 का डी। ओके राकेश कुमार गुप्ता जी, बिल्कुल आप जो है पहले से ही तैयार रहिए, अच्छा रहेगा। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करिए आप क्वेश्चन नंबर 5 का। आई होप इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। चलिए इसको पहले समझ लेते हैं कि क्या है। जब रागात्मक प्रकृति का वेग बढ़ जाता है, रागात्मक प्रकृति क्या होती है, यानी जब अचानक आपके सामने क्या होती है, कोई सिचुएशन गड़बड़ हो जाए या अच्छी हो जाए। जैसे मान लीजिए कि आप सड़क पर चल रहे हैं, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन आप सड़क पर चल रहे हैं, चलते समय किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो एक्सीडेंट को देख करके जो आप क्या होता है, तुरंत आपके संवेग क्या होते हैं, बाहर आते हैं। जब आपके संवेग बाहर आते हैं दोस्त, तो आपको क्या लग जाता है, तुरंत आपके अंदर जो है संवेग, एक संवेग की ऊर्जा के रूप में पैदा हो जाता है। अरे यार क्या हो गया, ये बहुत गलत हुआ, बहुत अजीब तरीके का आपको फील होने लगता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, रागात्मक वेग बढ़ जाता है, यानी जो संवेग होता है उसकी उत्पत्ति बहुत तेजी से हो जाती है। तो इसकी
बात जो है वैलेंटाइन महोदय ने किया है। तो यानी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा या फिर कॉपी पेन लेके बैठिएगा, नोट करते जाइएगा। 5 का ए, नीतू सिंह जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए 5 का ए नहीं था, 5 का डी था, बट कोई नहीं, आप प्रयास करते रहिए। शिशु का रोना, चिल्लाना, हाथ पैर पटकना किस व्यवहार की अभिव्यक्ति करता है? सामाजिक व्यवहार, संवेगात्मक व्यवहार, मानसिक स्वरूप, शारीरिक व्यवहार। क्या होगा दोस्त इसका राइट आंसर? चलिए क्या होगा? यहां पे क्या कह रहा है? चलिए आप बहुत सारे लोग भाई कमेंट करिए, तब तो मजा आएगा ना। आप जितने लोग भी लाइव हो शेयर करते रहो भाई, शेयर करते रहो। पहली क्लास है, पहली क्लास में ही स्टूडेंट्स की संख्या कम से कम 100-200 तो पहुंची जानी चाहिए यार। एक बार आप इसको शेयर कर दो, बहुत गजब का संख्या बढ़ेगी, क्वेश्चंस बढ़ेंगे और आपका भी मन लगेगा, मेरा भी मन लगेगा। चलिए कविता शर्मा जी कह रही हैं 6 का बी, आशीष कुमार जी कह रहे हैं 6 का बी। चलिए सब, अब ये राकेश कुमार गुप्ता जी डी कह रहे हैं, नेहा सिंह कह रही हैं सी, और नेहा सिंह बी भी कह रही हैं। 6 का बी भी सी भी कह रही हैं और बी भी कह रही हैं। चलिए आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, देखते हैं दोस्त। यहां पे देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत बड़ी परीक्षा होगी, छोटी परीक्षा नहीं है। इतना छोटी सी वैकेंसी आती है, लेकिन इसमें फॉर्म ज्यादा पड़ते हैं। बट आप अगर अच्छे से तैयारी करेंगे तो सिलेक्शन भी सबसे आसानी से इसमें हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा? शिशु का रोना, चिल्लाना, हाथ पैर पटकना किस व्यवहार की अभिव्यक्ति है? तो ये दोस्त होगा आपका क्या? सामाजिक होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? कि रोना चिल्लाना ये सामाजिक, हाथ पैर पटकना कोई एक व्यक्ति करता है, कोई एक बच्चा करता है, समाज से रिलेटेड इसका कोई व्यवहार, इस प्रकार का कोई व्यवहार नहीं होता है, इसलिए ये नहीं होगा। मानसिक स्वरूप होगा क्या? यहां पे कह रहा है कि रोना चिल्लाना, यहां पे चिल्लाना क्या है? चिल्लाना एक संवेग है, रोना क्या है? संवेग है। ठीक है, रोना चिल्लाना ये आपका जो शुरुआत में दिया गया है वो एक संवेग है। इसके आधार पर आपका जो राइट आंसर होगा दोस्त वो आपका बी हो जाएगा। मानसिक स्वरूप इसलिए नहीं होगा क्योंकि मानसिक स्वरूप में हाथ पैर पटकना नहीं आता है। ठीक है, वो शारीरिक स्वरूप हो जाएगा या शारीरिक विशेषताएं आ जाएंगी। सर जी हमको भी ऐड कर दीजिए, अब आपकी बड़ी कृपा होगी। तो दोस्त कहां पे आपको ऐड कर दूं? बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी किरण योगेश जी, पीजीटी एजुकेशन की बिल्कुल वैकेंसी आएगी और अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है। चलिए यहां पे आपका क्या हो जाएगा? कह रहा है मानसिक स्वरूप तो बिल्कुल होगा ही नहीं, शारीरिक स्वरूप होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब गलत है। जो इसका राइट आंसर है वो आपका बी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सीखने का उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत। बड़ा आसान है, टीईटी वाले या सुपर टेट या कोई भी आप सीटेट, कोई भी एग्जाम आप लोग टीचिंग कॉम्पिटिटिव का दे रहे होंगे तो ये क्वेश्चन आपके सामने आता ही होगा। सीखने का उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत संबंधित है किससे? पेवलॉव से, स्कीनर से, कोहलर से, थॉर्नडाइक से। बड़ा आसान प्रश्न है दोस्त। राकेश कुमार गुप्ता जी 7 का बताइए, 7 पर पहुंचिए आप। चलिए ओके, चले बहुत सारे लोग डी बोल रहे हैं, देखते हैं हम लोग क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पे सीखने का उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत दिया है दोस्त। क्या दिया है? उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत। तो उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत के लिए आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर उद्दीपक प्रतिक्रिया से यस आर थियरी दिया है तो यस आर यानी स्टिमुलस रिस्पांस थियरी, आपको कहीं नहीं जाना, कंफ्यूज नहीं होना है, आपको थॉर्नडाइक में जाना है। थॉर्नडाइक ही इसका करेक्ट आंसर होगा। और कई लोग जो है स्कीनर समझ रहे होंगे, स्कीनर क्यों नहीं होगा? स्कीनर इसलिए नहीं होगा क्योंकि स्कीनर का जो सिद्धांत है वो यस आर लर्निंग है, लर्निंग है, यस आर लर्निंग थियरी है। यहां पे उद्दीपक प्रतिक्रिया अधिगम सिद्धांत कहा जाता है उनके सिद्धांत को, यस आर उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम सिद्धांत।
ठीक है, जब अधिगम शब्द जुड़ा होगा तो आपका स्किनर से होगा, अदरवाइज वह स्किनर से नहीं होगा। या फिर अगर आपका कहीं पर भी बॉन्ड अगर शब्द आ जाता है तो भी वो थॉर्नडाइक से होगा, बॉन्ड शब्द नहीं आता है तब भी आपका क्या हो जाएगा, थॉर्नडाइक होगा। तो 7 का डी सही हो जाएगा। चलिए, इंटरव्यू दोस्त आपके पीजीटी में अभी भी इंटरव्यू होगा। अभी तक जो जानकारी मेरे पास है उस जानकारी के हिसाब से अभी भी आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। 7 का सी दोस्त, ये कोहलर तो बिल्कुल नहीं होगा राकेश कुमार गुप्ता जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अंतर्दृष्टि, अंतःदृष्टि का आधार है, वस्तु है, वातावरण है, कल्पना शक्ति है, प्रयोगशाला है, क्या है दोस्त? जो यूपी टेट वाले हैं या सी टेट वाले हैं, जो पीआरटी वाले हैं, या कहीं पर भी कोई भी टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, उसमें आपको ये सारे के सारे प्रश्न मिलते ही रहते हैं। लेकिन बहुत ही गजब गजब के प्रश्न हैं जो आपके पीजीटी एजुकेशन में पूछे गए हैं। चलिए करते हैं, 8 का सी बता रहे हैं आशीष कुमार जी। ओके, जल्दी जल्दी आप जो है आंसर करिएगा तब मजा आएगा। चलिए यहां पे जो कह रहे हैं, यहां पे अंतर्दृष्टि का संबंध है, तो दोस्त जो अंतर्दृष्टि का संबंध होता है वो होता है कल्पना शक्ति से। आप यहीं से इसको समझ लीजिए, अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है इसको सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं। सूझ क्या कहते हैं? सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं। सूझ का मतलब क्या हुआ कि आप जब तक कल्पना नहीं करोगे, आप सीधे सीधे गेस्टाल्ट को आप जो है कोहलर को सोचिए ना। कोहलर का जो बंदर है, जो चिंपैंजी है, जो सुल्तान नाम का चिंपैंजी है, उनका चिंपैंजी ने क्या किया था, उसने कल्पना ही तो करी थी कि अगर हम एक टेबल लगा करके उस पर चढ़ जाएंगे और डंडा लगाएंगे तो हमें जो है केला प्राप्त हो जाएगा। तो कल्पना ही आपकी अंतर्दृष्टि की जननी होती है। यानी आधार जो है आपका अंतर्दृष्टि का वो कल्पना शक्ति होगा, ना वस्तु होगा, ना वातावरण होगा, ना प्रयोगशाला होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। समग्राकृत सिद्धांत से कौन संबंधित है? समग्राकृत सिद्धांत से कौन संबंधित है? कोहलर हैं, पावलोव हैं, स्किनर हैं, सीएल हल हैं। चलिए समग्र जो ये होता है, समग्राकृत होता है, इसको जो है इंग्लिश में क्या कहते हैं? गेस्टाल्ट कहते हैं। या हम एक दूसरी भाषा में अगर देखें तो इसको हम गेस्टाल्ट कहते हैं। अब शायद समझ में आ जाएगा आपको इसका करेक्ट आंसर। अब समझ में आ जाएगा आपको क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। क्या पावलोव जो है गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों में आपके पावलोव कहीं पर भी आते हैं? नहीं आते ना, तो ये तो आपका एकदम सही नहीं हो सकता। स्किनर आते हैं क्या? नहीं आते हैं ना, तो ये भी नहीं सही होगा। सीएल हल जो है आपका, सीएल हल भी नहीं आते हैं, तो इसलिए भी सही नहीं होगा। सही क्या होगा? कोहलर होगा। जब हम समग्राकृत की बात करते हैं, जब हम गेस्टाल्ट की बात करते हैं, जब हम होल की बात करते हैं, देखिए जो आपका गेस्टाल्ट सिद्धांत है इसको समग्र सिद्धांत, पूर्णाकार सिद्धांत, क्या क्या कहते हैं इसको? समग्र सिद्धांत, जो एक नाम यहां पे दिया गया है इसको जो है पूर्णाकार सिद्धांत भी कहते हैं। पूर्णाकार सिद्धांत, इसको जो है पूर्णाकार सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इस तरीके से बहुत और भी बहुत सारे नाम हैं सूझ का सिद्धांत, यानी बहुत सारे नाम हैं। इनसे जो संबंधित मनोवैज्ञानिक हैं वो केवल 4 मनोवैज्ञानिक हैं। कौन कौन से? वर्दाइमर, कोहलर, कोफ्का, और लेविन, कर्ट लेविन। दोस्त ये 4 जो मनोवैज्ञानिक हैं वो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10।
चलिए, व्यक्तिगत मापन की विधि है, व्यक्तिगत मापन की विधि है प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार विधि, परिस्थिति परीक्षण विधि, उपर्युक्त सभी। कौन सा है व्यक्तिगत मापन की विधि? चलिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, एक बार शेयर करते रहिए और जो लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं उसको वो थोड़ा सा इसको एक बार स्प्रेड आउट कर दीजिए, ताकि सभी के पास, ये पहली क्लास है, सभी के पास इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाई है, तो जितना जल्दी हो सके और जितना ज्यादा लोगों तक आप इसको शेयर कर सकते हैं, एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए, व्यक्तिगत मापन की विधि है प्रश्नावली विधि भी दोस्त, ये क्या है आपकी व्यक्तिगत मापन की विधि है, साक्षात्कार विधि भी व्यक्तिगत मापन की विधि है, परिस्थिति परीक्षण भी व्यक्तिगत मापन की विधि है। तो यानी आपका क्या सही हो जाएगा? उपर्युक्त सही सभी जो है आपके व्यक्तिगत मापन की विधि हैं। ठीक है, चलिए 10 का सी नहीं होगा दोस्त यहां पे। आशीष कुमार गुप्ता जी, आशीष कुमार जी, ओके, थैंक यू आर के विथार्डी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण है, व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण है वंशानुक्रम, आयु और बुद्धि, शैक्षिक और आर्थिक स्तर, उपर्युक्त सभी। क्या होगा दोस्त इसका करेक्ट आंसर? व्यक्तिगत विभिन्नता, सभी लोग जानते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में। जल्दी से एक बार जो है, चलिए ओके, देखते हैं दोस्त यहां पे व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण है वंशानुक्रम है, आयु और बुद्धि है, शैक्षिक और आर्थिक स्तर है, उपर्युक्त सभी है। क्या होगा दोस्त इसका राइट आंसर? चलिए, यहां पे देखिए, सबसे पहले तो आपको व्यक्तिगत विभिन्नता समझना होगा। व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता का सीधे सीधे मतलब है कि इंग्लिश में इसको इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं। इसमें एक चीज आपको सीधे सीधे, बस एक चीज आप याद कर लीजिए व्यक्तिगत विभिन्नता में, और कुछ नहीं है, कि संसार का कोई दो व्यक्ति एक जैसा नहीं हो सकता। वो किसी न किसी बिंदु पे जाकर के उसमें क्या हो जाएगी? किसी न किसी बिंदु पर जाकर के उसमें भिन्नता पाई ही जाएगी, चाहे वह एक मां से, किसी मां के एक गर्भ से एक समय में एक भ्रूण से, एक भ्रूण के दो खंडों से बने हुए बच्चे क्यों ना हो, फिर भी उसमें चाहे वो सामाजिक स्तर पर, चाहे वो आर्थिक स्तर, चाहे वह नैतिक स्तर पर, चाहे वो व्यवहारिक स्तर पर, चाहे वो शारीरिक स्तर पर, किसी न किसी लेवल पर उसमें अंतर पाया ही जाएगा। तो यही होता है आपका व्यक्तिगत विभिन्नता। तो जब हम व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण को देखते हैं तो वंशानुक्रम तो होता ही है दोस्त, आपका आयु और बुद्धि भी होता है, शैक्षिक और आर्थिक स्तर भी होता है व्यक्तिगत विभिन्नता के लिए। इसके बाद आपका क्या होता है? उपर्युक्त सभी दिया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्त यहां पे 11 का डी हो जाएगा। चलिए, और दोस्त यहां पे आपका राकेश कुमार गुप्ता जी, इसका जो आपको डिटेल्ड क्लास इसकी प्रॉपर चल रही है, उसको भी आप लोग जाकर के ऐप में देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग वहां से एप्लीकेशन में जाकर के आप वहां से कोर्स को देख सकते हैं। ठीक है, तो आप वहां से बाय भी कर सकते हैं और पूरे कोर्स को आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्त यहां पे 11 का डी हो जाएगा। इसके बाद 12 नंबर का देखते हैं। बारह है, बालक का मानसिक स्वास्थ्य का विकास करने वाला कारक है। क्या कह रहा? मानसिक स्वास्थ्य का विकास करने वाला कारक है समाज के कार्य, परिवार के कार्य, विद्यालय के कार्य, उपर्युक्त सभी। बहुत आसान प्रश्न है दोस्त यहां पे। पीजीटी में इंटरव्यू है दोस्त अभी तक, अभी जो जानकारी अभी तक मुझे है उस जानकारी के मुताबिक अभी तक तो इंटरव्यू है, लेकिन एक बार मैं कंफर्म कर लूंगा तो और अच्छे से आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए क्या है? बालक का मानसिक स्वास्थ्य। तो मानसिक स्वास्थ्य के विकास के लिए क्या क्या जरूरी होता है? समाज के कार्य तो जरूरी होते हैं, परिवार के भी जरूरी होते हैं, विद्यालय के भी होते हैं। तो इसमें भी आपका क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आया थोड़ा मजेदार प्रश्न।
अभी आसान आसान देखिए क्या होता है ना, कभी कभी आपको लॉलीपॉप दिया जाता है, क्या आपको लगता है ना जो क्वेश्चन का ओरिजिनल आप पेपर उठा के देखेंगे तब भी आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलते हैं, अरे यार बड़ा आसान है, बस टिक करते जाओ टिक करते जाओ टिक करते जाओ। लेकिन जब आप टिक करते चले जाते हैं तो कोई ऐसा कठिन प्रश्न आ जाता है, आप उसको गलत टिक कर जाते हैं और माइनस में चले जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जो 2-3 प्रश्न थे बड़े आसान लगे होंगे, उपर्युक्त सभी उपर्युक्त सभी। अब देखे दिखाओ आंसर, तब मजा आए। चलिए, एप्लीकेशन का नाम है राकेश कुमार गुप्ता जी, चंद्रा प्ले स्टोर में जाइएगा, चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद डालिएगा, आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, वुडवर्थ के अनुसार स्मृति के घटक हैं सीखना, धारण, पुनः स्मरण एवं पहचान, लिखना, पढ़ना, समझना एवं प्रयोग, पढ़ना, लिखना, रटना एवं स्वाध्याय। उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए इस प्रश्न को करिए, बहुत मजेदार प्रश्न है राकेश जी। अभी मैं आपको बता दूंगा जाते जाते, जब लास्ट क्लास के एंड में मैं बता दूंगा कैसे क्लास को, कैसे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और कैसे क्या करना है, उसकी क्या प्रोसीजर होंगे। ठीक है, चलिए, सुभाष चंद्रा जी बोल रहे हैं कि ए, साइको जी बोल रहे हैं ए। ठीक है, चलिए, ए आशीष कुमार जी, ओके। देखते हैं क्या होगा। यहां पे वुडवर्थ के अनुसार स्मृति के घटक हैं दोस्त, यहां पे जो इसका राइट आंसर होगा वो ये होगा। बहुत सारे लोग जो ए बोल रहे थे, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को अच्छी अच्छी चीजें, आप लोगों को सारी चीजें याद है। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका, सबसे पहले कैसे आपको याद रखना है। ठीक है, आपको स्मृति, मेमोरी को अगर समझना है तो मेमोरी में आपको 3 प्रकार की मेमोरी होती है, उसको जब हम मेमोरी पढ़ाएंगे तब आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे। ठीक है, मेमोरी के लिए, मेमोरी के अंतर्गत। तो इसमें जो है आपका जो वुडवर्थ ने कहा, वो कहा कि हम जो है क्या करते हैं, सबसे पहले लर्निंग करते हैं, कोई चीज हम सीखते हैं। ठीक है, उसको सीखने के बाद क्या करते हैं, उसको हम एक्सपीरियंस में लेकर के आते हैं, अनुभव में लेकर के आते हैं। यानी अनुभव में लेकर आने का मतलब क्या है, हम उसको धारित करते हैं, उसको हम धारण कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, जब एक बार आपने उसको धारण कर लिया तो आप पुनः स्मरण भी कर सकते हैं, रिकॉल उसका कर सकते हैं। जब आप उसका रिकॉल कर सकते हैं तो उसकी क्या कर पाएंगे, उसको आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे कि वह आपने सही सेलेक्ट किया है या गलत किया है। आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए, मान लीजिए कि आपने क्या किया, आपने पढ़ा कहीं पर, आपने कहीं पढ़ा या फिर किसी ने आपको बताया कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। आपने इसको पढ़ा या सुना, तो सुनने के बाद आपने क्या कर लिया, उसको लर्न कर लिया, आपने लर्निंग करी, आपने उसको क्या किया, प्रैक्टिस किया, लगातार लिख लिख करके आपने देखा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, भारत के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी हैं। इस तरीके से आपने आप जो है क्या कर लिया, आपने उसको याद कर लिया, लर्न कर लिया। ओके, इसके बाद आपने क्या किया, जब आपने उसको याद किया तो वो गया कहां पे, आपने उसको तो धारण कर लिया ना, धारित कर लिया। धारित करने के बाद जब आपने उसको माइंड में रख लिया, कहीं पर भी क्वेश्चन आएगा भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, आप डायरेक्ट उसको क्या कर पाओगे, रिकॉल कर पाओगे। जब रिकॉल कर पाओगे तो आप जब रिकॉल कर रहे हो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब आपने नरेंद्र मोदी जी का नाम ले लिया तो आप फिर क्या करोगे, उसको आइडेंटिफाई करोगे, उसको जस्टिफाई करोगे कि वह सही है या गलत है। ठीक है, तो ये आपका स्मृति का प्रोसीजर होता है, इसको वुडवर्थ ने बताया है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, बीएड भी किया है। ओके सर, क्या हम टीजीटी भी एजुकेशन से दे सकते हैं? मैंने बीएड भी किए हैं बेटा। इसमें जो है ना, इसमें आपका किरण योगेश जी, टीजीटी एजुकेशन नहीं होता है। ठीक है, चलिए, ये मजेदार प्रश्न है, आप लोगों सभी लोगों को पता होगा, लेकिन आप अक्सर कुछ लोग इसमें गलतियां कर जाते हैं। चलिए देखते हैं कि निम्नलिखित का मध्यांक यानी मीडियन निकालना है। तो मीडियन का सबसे पहले आपको रूल क्या हो, मीडियन का रूल क्या है, मीडियन का रूल है सबसे पहले आपको आरोही क्रम में इसको चेंज करना होगा। ठीक है, आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सेट करना होगा, जो भी नंबर दिए गए होंगे। चलिए हम इसको जो है डिसेंडिंग या असेंडिंग में सेट कर लेते हैं। आप यहां पे सबसे छोटी संख्या 2 को ले लीजिए, इसके बाद आपके इससे बड़ी संख्या क्या है, 3 है ना, 3 के बाद क्या है, 4 है 4 के बाद क्या है, 4 के बाद 6 है, 6 के बाद
7 है, 7 के बाद 8 है, 8 के बाद आपका क्या है 9 है, 9 के बाद आपका क्या है 10 है। ठीक है, अब आप जो है इसको आपने देख लिया, ठीक है, आपने नंबर को नोट कर लिया। नंबर को नोट करने के बाद आपको क्या करना है, आप देखिए यहां पे काउंट करिए कि कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये तो समान संख्या निकल गई। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है मीडियन का, जब हम लोग इसकी डिटेल्ड, इसका पूरा डिटेल पढ़ेंगे ना, मजा आएगा आपको। बहुत आसान आसान प्रश्न है ये सारे, आपको बहुत आसान हलवा लगेगा, 1 मिनट में आप कर लोगे। ठीक है, इसका जो है क्या होता है, आप जो है n+1/2वां पद मानते हो ना, वहां पद ये कहते हो। लेकिन आपका n+n जब ये फॉर्मूला आप कब लगाते हो, तब लगाते हो जब ये संख्या समान हो, असमान होगी। आपके पास 9 नंबर होते तो आप डायरेक्ट इसका 5वां नंबर निकाल सकते थे, लेकिन ये जो है क्या है, समान है, हो गया है। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको काउंट कर लिया आपने, n की संख्या कितनी हो गई 10, n की संख्या कितनी हो गई 10। इसके बाद आपके पास और क्या हो गया, 10 हो गई, 10 धन 1 कर लीजिए, 10 कर लीजिए। 10 के बाद आप क्या कर लीजिएगा, 1 कर लीजिएगा, 11 हो गया, 11 बटे क्या करिएगा 2 करिएगा, फिर वहां पद कर लीजिए। ओके, इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 11 बटे 2 करिएगा तो क्या हो जाएगा 5.5 आ जाएगा ना, 5.5। तो ये तो आपका करेक्ट आंसर नहीं हो सकता 5.5। क्या इसका मतलब क्या है, या वहां पद अगर करते हैं तो 5.5वां पद का मतलब क्या हो गया, आप इधर से या इधर से 5वां नंबर ले लीजिए। 1 2 3 4 5, 7 नंबर आ गया, इधर से ये हो गया 7 नंबर आपका। इसके बाद आपका और क्या आ गया, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये आ गया, आया ना, ये आपके पास 2 नंबर आ गए, 7 और 6, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके सॉरी, इसमें कोई 2 नंबर छूट गया है, आपका 10 हो गया, 11 और 12, 11 और 12। ठीक है, तो यहां से अब जब आप लीजिएगा तो यहां पे 1 2 3 4 और 5, आपका ये 7वां नंबर इधर से जब लीजिएगा तो 6वां नंबर ये कौन सा आ जाएगा, 7वां हो जाएगा। 4 हो गया, फिर 4 के बाद 6 हो जाएगा, 6 के बाद 7। ठीक है, तो आप यहां से जब करोगे 1 2 3 4 5, ये 7वां नंबर आ जाएगा, 1 2 3 4 5 8वां हो जाएगा। जब आप इसको क्या करोगे 7 धन 8 बटे 2, तो आपके ये क्या आ गया 15 आ गया, 15 बटे 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 7.5 आ जाएगा। यही दोस्त राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किसमें है, तो आपका डी नंबर में 7.5 आ रहा है, यानी 14वें का आपका कौन सा आंसर सही होगा, यहां पे जो आंसर सही होगा वो आपका डी नंबर सही होगा। ठीक है, गलत नहीं करना है आपको इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए, निर्देश कक्षा में ही समाप्त हो जाता है पर शिक्षा जीवन के साथ ही समाप्त होती है। यह कथन है रॉस का, पेस्टोलॉजी का, FW रॉबर्टसन का, एडिशन का। दोस्त जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट करके बताइए क्या होगा। चलिए, ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, तो इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है डायरेक्ट आंसर पर पहुंच जाते हैं। तो इसका जो है कहा है निर्देश कक्षा में ही समाप्त हो जाता है पर शिक्षा जीवन के साथ ही समाप्त होती है। यह कथन है किसका, थॉमस अल्वा एडिशन का, थॉमस अल्वा एडिशन का। ऑप्शन नंबर 4 इज वेरी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए दोस्त शेयर करते रहिए, आप लोग एक बार झूम के इसको शेयर कर दीजिए, सभी तक इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाइए। मजेदार प्रश्न है, मजेदार श्रृंखला आप लोगों के समक्ष ये उपस्थित रहेगी, लगातार रहेगी। चलिए जुड़े रहिए और आंसर भी जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा दमदार प्रश्न है दोस्त, बहुत दमदार प्रश्न है, मजा आएगा आपको इसका आंसर करने में। चलिए, शिक्षा के बाद ऑब्लिक लगा दिया है इसने, क्या किया है इसने, ऑब्लिक कर लिया है। दार्शनिक विश्वास का क्रियाशील रूप है, दार्शनिक विश्वास का सिद्धांत है, दार्शनिक विश्वास का सिद्धांत एवं क्रियाशील रूप दोनों है, इनमें से कोई नहीं। शिक्षा, तो दोस्त आप लोग जब आप उसको देखेंगे, चलिए
ओके, देखते हैं दार्शनिक विश्वास का क्रियाशील रूप है। तो दोस्त सबसे पहली चीज आप यह समझ लीजिए कि जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होता है वही चीजों को आपको सही से समझा सकता है, वही आपको बता सकता है। तो आप इस बात का तो हमेशा ध्यान रखिए कि आप जो है क्या बात कर रहे हैं, ठीक है, कहां पे बात कर रहे हैं। जो क्वालिफाई टीचर है जो आपके साथ किसी चीज को लेकर के आया है और आप जो है कुछ क्या कर रहे हैं उसके लिए मैं बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, शिक्षा क्या कर रही है, दार्शनिक विश्वास का क्रियाशील रूप है, दार्शनिक विश्वास का सिद्धांत है, दार्शनिक विश्वास का सिद्धांत एवं क्रियाशील रूप दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दार्शनिक विश्वास यानी दार्शनिक जो दर्शन होता है वो क्या है, दर्शन आपका क्रियाशील रूप है। चलिए, एक चीज मैं आपको यहां पर अलग से भी बता दूं कि आपके जो फाउंडेशन कोर्सेज होते हैं, चाहे आप एमएड करिए चाहे आप एमए एजुकेशन करिए, जब भी आप जो है क्या करेंगे, इससे संबंधित आप जब शिक्षा की बात करेंगे, दर्शन की बात करेंगे या फिर आप इसके फाउंडेशन कोर्सेज की बात करेंगे, शिक्षा के फाउंडेशन कोर्सेज की, तो यहां पे आ जाता है क्या क्या, आपका दर्शन आता है, दर्शन, मनोविज्ञान, दर्शन आता है, मनोविज्ञान आता है, इसके बाद आपका क्या आता है, आपका समाज शास्त्र आता है। आप जो भी आप कोर्स करेंगे उस कोर्स में आपको क्या मिल जाएगा, इससे ये तीनों सब्जेक्ट तो मूल रूप से आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। दर्शन हमें क्या करता है, उद्देश्य देता है, उद्देश्य देता है, और मनोविज्ञान क्या करता है, विधियां देती है, मनोविज्ञान विधियां देता है, और इसके बाद समाजशास्त्र क्या करता है, समाजशास्त्र विधियां और उद्देश्य दोनों को एक साथ कार्य करने का वो अवसर प्रदान करता है, ठीक है। दोनों जो है अवसर प्रदान करता है, कहां पे, आपका समाज शास्त्र, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप लोग सोचेंगे तो क्या हो जाएगा, दार्शनिक विश्वास का क्रियाशील रूप होता है, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 16 का ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, दर्शन का अभिप्राय है अवलोकन करना, देखना, चिंतन करना, सत्य की खोज करना। दोस्त बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। चलिए, दर्शन का अभिप्राय है अवलोकन करना, देखना, चिंतन करना, सत्य की खोज करना। मैं आप लोग ज्यादातर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आप एक बार कमेंट कर दीजिए ताकि आपको पता चले कि आप लोग अगर गलत कर रहे हैं तो कहां पे आप गलती कर सकते हैं। चलिए जल्दी से कमेंट करिए। चलिए हम लोग देखते हैं इसको। बहुत सारे जो मेरे भाई हैं वो जो है ए कह रहे हैं, कोई डी कह रहा है, कोई सी कह रहा है। देखते हैं दोस्त यहां पर क्या होगा। दर्शन का अभिप्राय है अवलोकन करना, देखना, चिंतन करना, सत्य की खोज करना। तो मैं आपको बता दूं जो इसका राइट आंसर होगा वो आपका बी होगा, ठीक है। अवलोकन करना दर्शन का अर्थ नहीं होता है। दर्शन, अगर देखिए दो चीजें हैं यहां पे, अगर दर्शन शास्त्र आ जाता है तो आपका आंसर कौन सा होगा, अगर दर्शन आता है तो कौन सा सही होगा। दर्शन के लिए क्या कहा जाता है, उपनिषद में क्या कहा गया, दर्शने क्या कहा गया, तो कहा गया दृश्यते अनेन इति दर्शनम, दृश्यते अनेन इति दर्शनम, ये कहा गया ना। ये जो है उपनिषद में दर्शन को डिफाइन करने के लिए कहा गया। तो इसका मतलब क्या है दोस्त, इसका जो मतलब है वो क्या है, तो उसका मतलब है क्या, इसका मतलब है कि दर्शन का अर्थ है देखना, यानी दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिसको हम देख सके वह क्या है, वह जो है हमारा दर्शन होता है। तो यानी यहां पर क्या हो जाएगा, देखना हो जाएगा। यहीं पर अगर दर्शन की जगह दर्शन शास्त्र होता तो दर्शन शास्त्र में क्या हो जाता, यहां पर आपका सत्य की खोज आंसर सही होता। क्यों, क्योंकि दर्शन शास्त्र का जो मूल उद्देश्य है या दर्शन शास्त्र में किस चीज का अध्ययन किया जाता है, तो वह सत्य की खोज। कोई भी व्यक्ति, कोई भी दार्शनिक जब सत्य की खोज करने लगता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम दर्शन शास्त्र कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर यह आंसर सही होता, लेकिन यहां पर जो आंसर सही होगा वो बी होगा, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 18, चलिए, तत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? प्लेटो ने किया, डेकार्टे ने किया, बर्कले ने, स्पिनोजा ने। तो दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा, हम लोग सीधे इस पर चलते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट जरूर बनाते हुए चलिएगा, ठीक है? मजा आएगा, तभी आपको चीजें क्लियर होंगी। चलिए, आपको रोज इस तरीके की इसी समय पर, इस टाइम पर रोज आपको क्लासेस मिलने वाली हैं, तो आप लोग थोड़ा हिम्मत के साथ, पेशेंस के साथ आप जो है बने रहिएगा, ठीक है? चलिए, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आप लोग कमेंट भी करते रहिए ताकि हम आपके एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा। क्या है भाई? ये नैरो कॉन्सेप्ट है और क्वेश्चन ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। भाई ये जो मैं आपको बता दूं, ये सारे क्वेश्चंस जो भी हैं वो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से हैं, ठीक है? तो आप इसके लिए ये मत सोचिए कि बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं, इस तरीके के प्रश्न नहीं आएंगे। प्रश्न आएंगे लेकिन आपको कंफ्यूजिंग भी होगा, ठीक है? चलिए, बी शायद बोल रहे हैं आशीष कुमार जी, शिव मिश्रा सी बोल रहे हैं। चलिए देख लेते हैं दोस्त, इसका जो राइट आंसर होगा, इसका ए होगा, ना आपका सी होगा, ना आपका बी होगा। क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? प्लेटो होगा। तत्व सिद्धांत की बात प्लेटो ने करी है, ठीक है? किसने करी है? प्लेटो ने करी है, ठीक है? चलिए, राज शाश्वत जी हेलो, बताएं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सभी दुष्टता कमजोरी के कारण आती है, यह कथन शिक्षा के किस उद्देश्य की ओर इंगित करता है या संकेत करता है? मानसिक विकास, नैतिक विकास, व्यावसायिक विकास, शारीरिक विकास। चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। ओके, राज शाश्वत जी, गुड, वेरी गुड, प्लेटो ही होगा। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। सभी दुष्टता कमजोरी के कारण आती है, यह कथन शिक्षा के किस उद्देश्य की ओर संकेत करता है? मानसिक विकास की ओर, नैतिक विकास की ओर, व्यावसायिक विकास की ओर या शारीरिक विकास की ओर? आप लोग कमेंट करते रहिए ताकि आपको क्वेश्चंस एकदम रट जाएं। फिर जब हम जो है आपको डिस्क्रिप्शन पढ़ाएं, तब आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर भी मिलते जाएं, आपको चीजें समझ में भी आए। ये क्वेश्चन की जो सीरीज दी जा रही है आपको, ये श्रृंखला जो आप लोगों के समक्ष दी जा रही है, उसका एक ही पर्पस है कि आपको पता चले कि क्वेश्चन का नेचर और नर्चर कैसा होता है, किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है? तो इसलिए आप लोग आंसर करते रहिए। राज शाश्वत जी, आशीष जी, राज, शिव मिश्रा जी, सभी लोग डी बोल रहे हैं। देखते हैं, सभी दुष्टता कमजोरी के कारण आती है। चलिए सभी लोग मात खा गए, आप जितने भी डी बोल रहे हैं मार खा गए। इसका तो आंसर डी हो ही नहीं सकता, इसका जो आंसर है वो डी तो नहीं हो सकता। अब सोचिए क्या होगा? व्यावसायिक विकास होगा क्या? नहीं होगा ना, ये भी नहीं है। मानसिक विकास होगा क्या? कमजोरी, कमजोरी आपकी शारीरिक विशेषता है, लेकिन उसके पहले एक चीज है, दुष्टता। दुष्टता क्या है मेरे भाई? दुष्टता क्या है? मानसिक विकास लग सकती है, लेकिन कमजोरी भी यहां पर आ गई ना। यहां पे कमजोरी के कारण आ रहा है, कमजोरी के कारण। तो कमजोरी के कारण आपका मानसिक विकास से संबंधित हो सकता है, लेकिन उससे रिलेवेंट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। क्यों होगा? क्योंकि सभी दुष्टता कमजोरी के कारण आती है। चलिए मैं एक छोटा सा उदाहरण ले लेता हूं, तब आपको इस आंसर का जस्टिफिकेशन मिल जाएगा। कैसे? कि सभी दुष्टता यानी आप जब कोई कार्य नहीं कर पाते हो, जैसे मान लो कि आपके पास पैसे नहीं है लेकिन भूख लगी है, भूख लगी है, पैसे नहीं है, पैसे की कमजोरी है, आपको भूख लगी है, तो भूख जब आपको लगेगी तो आप चोरी करोगे ना, या किसी से छीन झपट करके खाओगे ना, कुछ तो करोगे। जब आप कोई भी गलत कार्य, कोई गलत रास्ता चुन लेते हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? मानसिक विकास कहते हैं? नहीं, उसको हम नैतिक विकास कहते हैं। इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? कमजोरी के कारण जो आप में परिवर्तन आता है, वो मतलब कमजोरी के कारण आपकी दुष्टता जब आप में आ जाती है, तो उसका जो मेन चीज होता है, उसमें जो विकास प्रभावित होता है वो नैतिक विकास प्रभावित होता है। तो 19 का बी सही हो जाएगा। चलिए
ओके, राज शाश्वत नहीं, ये मानसिक विकास नहीं होगा भाई। यहां पे जो आंसर सही होगा वो आपका नैतिक विकास होगा। क्यों सही होगा वो हमने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारे प्रथम शिक्षक हमारे हाथ पैर और आंख होते हैं, यह कथन है रूसो का, लॉक का, कामेनियस का या डार्विन का? चलिए, हमारे प्रथम शिक्षक हमारे हाथ पैर और आंख होते हैं। ज्यादातर लोग कमेंट करिए। एग्जाम में सर हम आ ही लगाते, अ नहीं होगा, अ नहीं होगा। अगर आप अ लगाते तो गलत हो जाता। अ क्यों नहीं होगा ये हमने आपको जस्टिफाई कर दिया है, ठीक है। चलिए, यहां पे आप जो है राज शाश्वत जी रूसो बोल रहे हैं। हमको लग रहा है कि आप लोग, ज्यादातर लोग इसको गलत कर जाएंगे। क्यों गलत कर जाएंगे, चलिए मैं आपको लेके चलता हूं। क्या कह रहा है यहां पे, हमारे प्रथम शिक्षक हमारे हाथ पैर और आंख होते हैं। तो हाथ पैर और आंख की बातें हो रही है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? आप लोग समझ रहे हैं कि प्रकृति से बात हो रही है, प्रकृति की बात हो रही है। जब प्रकृति की बात होगी तो वहां पर कौन सा आंसर सही हो जाएगा? रूसो का। लेकिन मेरे भाई ये गलत है, रूसो नहीं है, रूसो नहीं है। रूसो के जैसा ही एक और दार्शनिक है जिसका नाम जॉन लॉक है। इसका राइट आंसर जॉन लॉक होगा। क्यों? क्योंकि जॉन लॉक ने कहा था कि कैसा, जॉन लॉक ने एक बहुत अच्छी बात उन्होंने की, टेबुलर आशा की बात करी है। बच्चा कोरे कागज के समान होता है, इसकी बात करी है ना इन्होंने। क्या मतलब है इसका? बच्चा जो है कोरे कागज के समान होता है। जब वो समाज में आएगा, दुनिया में आएगा, तो क्या हो जाएगा? वो अपने से चीजों को सीखेगा, लर्निंग बाय डूइंग होगी। तो इस संदर्भ से अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पर जो राइट आंसर होगा वो जॉन लॉक होगा। इतने भी आसान प्रश्न नहीं आते, इतने भी आसान प्रश्न नहीं आते, ठीक है। तो आपको थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। ओके, चलिए। रूसो, निकिता प्रजापति जी, नहीं, रूसो नहीं सही है। हमने कहा ना कि आप लोग जो है इसमें गलती कर जाएंगे। शिव मिश्रा जी सी बोल रहे हैं, प्रशांत पटोले जी सी बोल रहे हैं। कोई नहीं, कोई नहीं, चलिए। कविता शुक्ला जी, रूसो सही नहीं होंगे, रूसो नहीं सही होंगे, यहां पे जॉन लॉक सही होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। प्रयोगवाद है, प्रयोगवाद है प्रकृतिवाद और वास्तववाद के बीच की विचारधारा है। द आदर्शवाद और प्रकृतिवाद के बीच की विचारधारा है। आदर्शवाद और वास्तववाद के बीच की विचारधारा है। आदर्शवाद और मानववाद के बीच की विचारधारा है। जल्दी से बताइए क्या है इसका राइट आंसर? निकिता प्रजापति, क्यों आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं? अभी आपको फिर से हम इस क्वेश्चन का आंसर दे लीजिए, हम आपको बैक लेके चलेंगे, आपको फिर से क्लियर कराएंगे, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होइए। राज शाश्वत जी, कौन सा आंसर आपका? देखें इसको, हमने क्या कहा आपको? चलिए इसका पहले आंसर करिए, फिर देखते हैं, ठीक है। अभी हम आपको फिर से लेके चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पे, फिर हम आपको इसको जस्टिफाई करेंगे कि क्यों आपका वो आंसर सही होगा, ठीक है। चलिए, आशीष कुमार जी ए बोल रहे हैं। चलिए यहां पे आप देखिए, रूसो वाला, राज शाश्वत रूसो वाला, क्या ओके हम देखते हैं। राज शाश्वत जी, अभी आपको हम एकदम क्लियर कराते हैं कि रूसो क्यों नहीं होगा, ठीक है। तो आप परेशान ना हो, इसका राइट आंसर करिए। आगे आगे बढ़िए, पीछे वाले में अभी रुकिए नहीं। प्रयोगवाद है तो दोस्त यहां पर जो है प्रयोगवाद जो है आपका प्रयोजनवाद से इसका संबंध है। प्रयोगवाद मतलब प्रयोजनवाद, ठीक है। प्रकृतिवाद और वास्तववाद के बीच की विचारधारा है नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा? बी होगा। आदर्शवाद और प्रकृतिवाद के बीच की विचारधारा है। क्यों? आदर्शवाद सारी चीजों की क्या मानता है? सत्यम शिवम सुंदरम, इन तीनों चीजों को मानता है। क्या मानता है? सत्यम शिवम सुंदरम, इन तीनों चीजों को महत्व देता है। लेकिन जो आपका क्या होता है? प्रकृतिवाद
जो आपका ये प्रकृतिवाद नहीं होगा, यहां पे एक थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, यहां पे जो ये होगा प्रयोजनवाद होगा, ठीक है, यहां पे प्रयोजनवाद होगा, प्रयोजनवाद होगा, ठीक है। तो यहां पर प्रयोजनवाद होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा। क्यों? क्योंकि जो प्रयोजनवाद होता है वो शिव को मानता है, लेकिन जो आपका आदर्शवाद होता है वो सत्यम शिवम सुंदरम की बात करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अच्छा 20 पर चलते हैं फिर से। यहां पे देखिए, आप इसमें ज्यादा कंफ्यूज मत होइए। यहां पे कह रहा है कि हमारे प्रथम शिक्षक, ये एक तरीके से स्टेटमेंट है, एक जो है स्टेटमेंट है। तो इस स्टेटमेंट को वैसे एक बार मैं इसको जस्टिफाई जरूर कर लेता हूं, ठीक है, अच्छा रहेगा। एक बार इसको जो है, एक बार चलिए इसका जो दोस्त यहां पर देखिए, रूसो नहीं होगा, यहां पर जो है आपका जॉन लॉक होगा। क्योंकि रूसो ने जो कहा, रूसो ने प्रकृतिवाद में बातें तो करी, लेकिन जो प्रकृतिवाद में उन्होंने कहा कि लर्निंग बाय डूइंग की बात उन्होंने भी करी, लेकिन उन्होंने क्या कहा है कि ओवरऑल डेवलपमेंट, संपूर्ण विकास की बात उन्होंने करी है। कि इसमें जो है, इसको जॉन लॉक ने क्या किया कि एक निश्चित समय तक उन्होंने प्रकृति को गोद में रखने की बात करी है, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि उसको विद्यालय में आना चाहिए और विद्यालय के अंतर्गत आकर के उसकी शिक्षा दीक्षा लेनी चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको जो ये क्वेश्चन है, इसमें इसका जो कंफ्यूजन है वो कल के वीडियो में आपको क्लियर करा दूंगा, ठीक है, ज्यादा परेशान नहीं होना है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 इसको देख लेंगे एक बार फिर से। चलिए ओके, बिल्कुल बिल्कुल कर लेंगे। हाँ, प्रयोजनवाद ही, श्रुति जी, प्रयोजनवाद ही प्रयोगवाद है, ठीक है। मूल्यांकन का घनिष्ठ संबंध होता है शिक्षक से, छात्र से, शैक्षिक उद्देश्यों से, परीक्षा से। किससे होगा? क्वेश्चन नंबर 22। ओके, कोई बात नहीं राज शाश्वती, कल हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे, इस पर फिर से हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है, परेशान मत होइए बिल्कुल। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बोलिए। मूल्यांकन का घनिष्ठ संबंध होता है। क्या शिक्षक का मूल्यांकन से संबंध होता है? हाँ होता है, होता है ना। मूल्यांकन का संबंध तो शिक्षक से भी होता है, होता है। छात्र से होता है, हाँ इससे भी होता है। परीक्षा से होता है, इससे भी होता है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर मूल्यांकन का किसी चीज से संबंध होता है तो वो होता है उद्देश्यों से। किससे होता है? आप मूल्यांकन करते क्या है? जैसे मान लीजिए कि आप मार्केट में गए, आपको एकदम सिंपल बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण दूंगा मैं। आप मार्केट में गए, आपको जूता लेना है, बहुत जरूरत है आपको जूते की, ठीक है। आप मार्केट में गए और मार्केट में जा करके आपने क्या किया, एक जो है 7 नंबर का जूता खरीद लिया, ठीक है। 7 नंबर का जूता खरीद लिया, आप गए और उसको जब मापन वगैरह किए तो उसने कहा कि आपको 7 नंबर का जूता आ जाएगा, तो ठीक है, आपने कहा ठीक है। अब फिर बताया कि पूछे कि कितने रुपए का, आपने कहा, उसने कहा कि 500 रुपए का, तो आपने उसको 500 रुपए दे दिया। फिर इसके बाद आपने 500 रुपए दिया, तो देने से पहले आपने क्या किया था कि वो अच्छा है या बुरा है। जहां पर अंक प्रदान करेंगे वहां पर मापन होगा, लेकिन जब हम उसको क्या करेंगे, उसके गुणात्मक प्रतिरूप को देखते हैं तो वहां पर मूल्यांकन आ जाता है। तो हम जो है किसको जस्टिफाई कर रहे हैं? हमको जूता चाहिए था, हमको जूता कैसा चाहिए था? अच्छा जूता चाहिए था ना, हम घटिया जूता तो लेंगे नहीं। अच्छा जूता चाहिए था, तो अच्छा जूता के लिए हमारा जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को हम जस्टिफाई कर रहे हैं। तो यहां पे जो मूल्यांकन का सबसे घनिष्ठ संबंध होगा वो होगा आपका शैक्षिक उद्देश्यों से मेरे भाई, ठीक है। आपका इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, लेकिन जो सबसे रिलेवेंट आंसर होगा, जो सबसे ऑथेंटिक आंसर होगा वो होगा आपका शैक्षिक उद्देश्यों से, ठीक है। ओके चलिए इसको देखते हैं। ओके नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने वाला परीक्षण विश्वसनीय होता है, वैध होता है, विश्वसनीय एवं वैध दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त इसका क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से बताइए। चलिए जल्दी करिए। 23 का सी बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग सी बोल रहे हैं।
दोस्त यहां पे क्या हो रहा है कि अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने वाला परीक्षण क्या होता है, विश्वसनीय होता है, वैध होता है, विश्वसनीय और वैध दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। तो अपने उद्देश्यों की पूर्ति कहते हैं ना कि जिस उद्देश्य से हमारा जो वैधता होती है, जो वैलिडिटी होती है, वैलिडिटी का मतलब ही यही होता है कि जिस उद्देश्य से हम किसी परीक्षण का निर्माण करते हैं या किसी कॉन्सेप्ट का निर्माण करते हैं, अगर वह उसी उद्देश्य, केवल उसी उद्देश्य को पूरा करे तो हमारा वह परीक्षण वैध होगा, अदरवाइज वह वैध नहीं हो सकता। जैसे अब मान लीजिए कि आपने कोई बुखार की दवाई बनाई और बुखार की दवाई में आपने क्या किया, ठीक है, आपने क्या किया कि बुखार की दवाई बनाई और बुखार की दवाई बना करके आप जो है किसी मरीज को खिला दिए और उसका जो है पेट दर्द शुरू हो गया और क्या हो रहा था, उसको बुखार हुआ था, बुखार तो ठीक नहीं हुआ। या फिर ये मान लीजिए कि बुखार उसको हुआ है, आपने जो दवा दी उसको पेट दर्द भी ठीक हो गया, बुखार भी ठीक हो गया, तो आपने जो दवा बनाई है वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। वैलिड तब होती जब आपने बुखार के लिए दवा दी थी, सिर्फ और सिर्फ बुखार ही ठीक करता। ठीक है, जब हम वैलिडिटी रिलायबिलिटी को पढ़ाएंगे तो और अच्छी तरीके से समझाएंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही दोस्त, यहां पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो कमेंट करके आप लोग, जब ये क्लास खत्म हो जाती है तो इसके बाद भी आप लोगों के पास वीडियो ये यूट्यूब पर अवेलेबल रहेगा, इसको आप शेयर कर दीजिएगा, लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। कल भी